हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीएमई। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे गरीबी आज के टाइम पे एक चैलेंज बन चुकी है। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है कि गवर्नमेंट कैसे हमारी कंट्री से जो पॉवर्टी है उसे रिमूव करेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल के टाइम पर जो पॉवर्टी इंडेक्स है ना हमारी कंट्री का, वो काफी ज्यादा राइज हो चुका है। ठीक है, और पहले भी ऐसा कई बार हुआ है इन द पास्ट ईयर्स कि पॉवर्टी इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, और कैसे गवर्नमेंट ने पहले मैनेज करी थी पॉवर्टी और अब कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी इन दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी होती क्या है? सब मैं आपको एक सिंपल टर्म से बता देती हूँ पॉवर्टी क्या होती है। पॉवर्टी इज व्हेन यू आर नॉट एबल टू फुलफिल योर बेसिक नीड्स। ठीक है, जब आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल ना कर पाए। बेसिक नीड्स फॉर एग्जांपल, जब आपको जो आप खाना चाहते हो आप वो नहीं खा पा रहे, जब आपको बेसिक स्लीप नहीं मिल पा रही, बेसिक जो आपके रिसोर्सेज है ना, जैसे बेड हो गया, घर हो गया, कमरा हो गया, आपके पास ये भी बेसिक चीजें नहीं है, देन वी कैन कंक्लूड और इंक्लूड योर सेल्फ इनटू पॉवर्टी। ठीक है, कि तब हम कह सकते हैं कि आप एक पुअर पर्सन हो। ठीक है, जब आपके पास बेसिक चीज करने के लिए भी पैसे ना हो। ठीक है, तो आपको पता चल गया पॉवर्टी क्या होती है। उसके बाद ये पॉवर्टी ना हमारे लिए अब एक चैलेंज बन के आ चुकी है सामने, और इस चैप्टर में हम उस चीज पे फोकस करेंगे कि क्यों ये हमारे लिए आज के टाइम पे एक चैलेंज बन चुकी है। ठीक है, poverty is not merely the absence of income or wealth, it also encompasses aspects like social exclusion, lack of access to opportunities, and limited political participation. इंडिया डिस्पाइट इट्स रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया में भले ही आपने देखा होगा कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई है, लेकिन उसके बावजूद years continues to grapple with the significant levels of poverty. हम आज भी यही देखेंगे कि हमारी कंट्री में जो पॉवर्टी का इंडेक्स है ना वो आज भी उतना ही ग्रैपल्ड है जितना पहले था। ठीक है, भले ही इंडिया काफी डेवलप हुई है, काफी ग्रोथ करी है इंडिया ने, बट स्टिल वी कैन से कि कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स ऐसे हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं हमारी सोसाइटी के अब भी जो कि पॉवर्टी लाइन के बिलो है। ठीक है, जो अभी अपने आप को फुलफिल तरीके से डेवलप नहीं कर पाए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉवर्टी एंड इट्स सोशल इंडिकेटर्स। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है हमारा पॉवर्टी क्या होती है और उसके सोशल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यानी कि किस चीज को हम देखकर कह सकते हैं कि इस जगह पे या इस रीजन में या इस ग्रुप के पास पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। अ स्टेट ऑफ हेल्पलेसनेस और अ पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ और लैक ऑफ मनी फॉर फुलफिलिंग बेसिक नीड्स। मैंने आपको बताया कि पॉवर्टी क्या होती है, जब हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल ना कर पाए। ठीक है, वही इस लाइन में लिखा है कि जब हमारी कोई मदद ना कर पाए या हम खुद की मदद ना कर पाए। सेकेंडली, हमारे पास एक पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, और थर्ड है लैक ऑफ मनी, हमारे हमारे पास पैसे बहुत कम हो। उस सिचुएशन को या उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉवर्टी। ठीक है, अब पॉवर्टी के इंडिकेटर्स क्या है? लेवल्स ऑफ इनकम। ठीक है, मान लो हमारे पास कम जो इनकम है वो सही से नहीं आ पा रही। ठीक है, हमारी इनकम अच्छी नहीं है। उसके बाद माल न्यूट्रिशन है, यानी कि बहुत ज्यादा अंडर न्यूट्रिशन है हमारे घर के लोग, हमारे जो हमको जो खाना है ना वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। ठीक है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं जा रहा। थर्ड इज लैक ऑफ हेल्थ केयर, हम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे, या हमारे पास मेडिसिन नहीं है, पैसे नहीं है मेडिसिन खरीदने के लिए। या फिर लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज, यानी कि हम अपने आप को साफ नहीं रख पा रहे, हमारे पास इतनी सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, साफ सफाई रखने के लिए जो उपकरण चाहिए वो हमारे पास नहीं है। लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हमारे पास साफ पानी पीने तक के लिए पानी नहीं है, यानी कि साफ पानी नहीं है। उसके अलावा लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, हमारे पास जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, लोग अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो वो पैसा कहाँ से कमाएंगे? देन इलिटरेसी, इलिटरेसी रेफर्स कि हम पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, हमारी कंट्री में इलिटरेसी भी काफी ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है, यहाँ पे लोगों को अच्छी तरह लिटरेट भी नहीं किया जाता। ठीक है, कई स्टेट्स में, आई एम नॉट सेइंग कि पूरे इंडिया में, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में ये सिचुएशन या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी होती क्या है। According to this concept, poverty must seen in terms of the poor who have to live only in a poor surroundings with other poor people. हम ऐसा मानते हैं ना कि जो गरीब लोग हैं ना वो poor surroundings में ही रहेंगे। ठीक है, अगर कोई गरीब है तो वो गरीब लोगों के साथ ही मिलकर रहेगा। ठीक है, वो अमीर के साथ नहीं रह सकता। It is what our society thinks. ठीक है, poor people are excluded from better surroundings with better of people. जो गरीब लोग होते हैं ना उन्हें अच्छी सराउंडिंग से दूर रखा जाता है यूजुअली। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। और ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो कुछ ग्रुप के लोग होते हैं ना, जैसे कोई गरीब लोग हैं तो उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटीज से, कुछ बेनिफिट से दूर रखा जाता है। ठीक है, अब वो जो ग्रुप है, जो गरीब ग्रुप है,
गरीब लोगों का ग्रुप है जो, अगर वो अपॉर्चुनिटीज से दूर रहेगा, उनको मतलब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलेगी, उनको अगर बेनिफिट्स ही नहीं मिलेंगे, तो अपने आप को वो ग्रो भी नहीं कर पाएगा। इसी को कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन, कि उन्हें सोसाइटी से दूर रख दिया जाता है। अब वो दूर रखे, अगर उन्हें दूर रख दिया जाएगा तो वो कहीं से भी अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड दिस थिंग इज नोन एज सोशल एक्सक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटीज। हमारी ही कंट्री के फॉर्म में एग्जांपल ले लो, कुछ कास्ट के लोगों को दूर रखा जाता है, क्यों? ताकि वो बेसिक जो बेटरमेंट के लिए क्या नाम है, अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट निकालते हैं ना, उन अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचे ही ना, ठीक है। वो चांस उन लोगों को मिले ही ना, किन लोगों को? जो गरीब लोग हैं या फिर कुछ कास्ट के लोग, ठीक है। देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ रिमेनिंग पुअर इन केस ऑफ सर्टेन communities such as members of backward classes. For example, जो backward classes के लोग होते हैं ना, जो इनमें गरीब होते हैं, उन लोगों को भी दूर रखा जाता है, ठीक है। उन लोगों को अच्छी तरह डेवलप होने का चांस ही नहीं मिल पाता, ठीक है, ना ही उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल पाती। दीज ग्रुप्स ऑफ पीपल फॉर्स ग्रेटर रिस्क एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। और मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो उस समय तो और ज्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं लोग, क्योंकि उनके पास, वो पहले से ही एक तो गरीब है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, और उसके बाद अगर कोई कैलेमिटी हो जाए, नेचुरल कैलेमिटी अगर कोई हो जाती है, तो उसके बाद सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती है, ठीक है। देन vulnerability describes the greater possibility of being adversely affected in comparison of other people in odd times. vulnerability का मतलब यही होता है कि मान लो दो ग्रुप ऑफ पीपल रह रहे हैं, ठीक है, और कोई अगर डिजास्टर आ जाए, एक अमीर ग्रुप है, एक गरीब ग्रुप है, तो किस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है, गरीब ग्रुप पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से ही मतलब अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई चीजें नहीं थी, ठीक है, और अगर कोई डिजास्टर आ गया तो और वो ग्रुप खत्म हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर कोई रिच ग्रुप है तो उसके पास प्रोटेक्शन के लिए ना कई सारी चीजें अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब यही होता है, जब एक इंसान या एक ग्रुप का लोग बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाए किसी भी ऑड टाइम में, ठीक है, किसी गलत टाइम पर, उस पर और ज्यादा मतलब गलत टाइम चल जाए, या फिर कह सकते हैं कि गलत सिचुएशन डेवलप हो जाए उस पर्सन के लिए, ठीक है, जो पहले से ही गरीब है। और अमीरों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो पहले से ही अमीर रहते हैं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉवर्टी लाइन एंड एस्टिमेट्स। पॉवर्टी लाइन क्या होती है और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि जो सर्टेन पर्सन है वो गरीब है? सबसे पहले, a person is considered poor if his or her income and consumption level falls below a minimum level necessary to fulfill their basic needs. ऐसा माना जाता है कि अगर किसी पर्सन का जो कंजम्पशन लेवल है, ठीक है, या फिर इनकम लेवल है, वो मिनिमम लाइन से नीचे है, तो उसे माना जाएगा गरीब, ठीक है। मान लो गाइस दैट यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, ओके, ये एक लाइन है, इसे कहा, इस लाइन को कहा जाता है मिनिमम लेवल, ठीक है। इस लाइन को क्या कहा जाता है? मिनिमम लेवल, ठीक है, गौर से सुनना। अब कोई पर्सन है, उसका इनकम लेवल, ठीक है, इनकम लेवल जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, और उसी के साथ साथ उसका जो कंजप्शन लेवल है, यानी कि जितना खाना उसे चाहिए, वो भी बिलो द लाइन है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है वो गरीब है, ठीक है। वहीं अगर उनकी इनकम उस लाइन से ऊपर है और कंजम्पशन भी उस लाइन से ऊपर है, किस लाइन से? मिनिमम लेवल से, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है वो पुअर नहीं है, ठीक है। While determining the poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel, and light educational and medical requirements are determined for subsistence. ये सब चीजें हैं जो देखी जाती है कब? पॉवर्टी लाइन इंडेक्स मेजर करते समय, ठीक है, कि कैसा उनका फूड रिक्वायरमेंट है, कैसे क्लोथिंग है उनकी, कैसी फुटवेयर है, क्या वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान रखने के बाद पॉवर्टी लाइन इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है। दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइसेस इन रुपीज, और यही क्वांटिटीज को ना मल्टीप्लाई किया जाता है इनके प्राइसेस में, कि मान लो कोई सर्टेन चीज है वो कितनी अमाउंट की पड़ सकती है, ठीक है, और अगर उस अमाउंट में वो पर्सन उसे खरीद पा रहा है, देन इट मीन्स कि जो पर्सन है वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, और अगर वो इंसान उसको नहीं खरीद पा रहा, तो इसका मतलब है कि जो पर्सन है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ठीक है, और पुअर है। The calorie needs vary depending on age, sex, and the type of work that a person does. अगर कैलोरी इंटेक्स की बात करें तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। मान लो कोई शहर का पर्सन है और कोई गांव का पर्सन है, तो गांव के पर्सन को ज्यादा कैलोरी की नीड होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू अर्बन पर्सन। क्यों? क्योंकि गांव वाले ना ज्यादा मैनुअल वर्क करते हैं, ठीक है, वो ज्यादा लेबर करते हैं, इतने शहर वाले नहीं करते, तो इस वजह से उन्हें ज्यादा कैलोरीज की जरूरत है। वहीं एक मैन और वुमेन की कैलोरी इंटेक्स की बात करें तो उसमें भी बहुत ज्यादा फर्क आता है, ठीक है। तो जो कैलोरी इंटेक है या कैलोरी इंडेक्स है वो वेरी करता रहता है। द एक्सेप्टेड एवरी कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2004 कैलोरीज पर पर्सन। हमारी इंडियन एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर पर्सन को कम से कम 2400 कैलोरीज खानी चाहिए दिन में, ठीक है, टू मेंटेन देयर वेट।
द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2100 कैलोरीज पर ईयर पर डे इन अर्बन एरियाज। ये तो था रूरल एरियाज का 2400 कैलोरीज पर डे। वहीं अर्बन का क्या है 2100 कैलोरीज पर डे, यानी कि शहर में 2100 कैलोरीज, गांव में 2400 कैलोरीज। Since people living in rural areas engage themselves in more physical work, calorie requirement in rural areas is considered to be higher than the urban areas। मैंने आपको भी बताया क्योंकि अर्बन रूरल एरिया वाले लोग ज्यादा काम करते हैं, अर्बन एरिया वाले लोग कम मैनुअल वर्क करते हैं, इस वजह से अर्बन एरिया वाले लोग कम कैलोरीज इंटेक करते हैं और रूरल एरिया वाले ज्यादा इंटेक करते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। On the basis of these calculation for the year 2011 and 12, the poverty line for a person was fixed at ₹816 per month for rural areas and ₹1000 for urban areas। ऐसा माना गया है कि अगर मान लो ये मिनिमम लेवल वाली लाइन है, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ी थी, अगर कोई पर्सन जो कि शहर में रह रहा है, ठीक है, उसे तो चाहिए 1000 रुपीज पर मंथ, वहीं गांव वाले को चाहिए 816 पर मंथ। अगर कोई शहर का कोई गांव का इंसान, ठीक है, हर महीने 816 रुपए कमा पा रहा है, इट मीन्स वो पुअर नहीं है। ठीक है, और अगर नहीं कमा पा रहा तो वो पुअर है। ठीक है, वहीं शहर का कोई पर्सन अगर पर मंथ 1000 रुपीज कमा पा रहा है, देन इट मीन्स वो पुअर नहीं है, और अगर नहीं कमा पा रहा देन इट मीन्स वो पुअर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2001 एंड 2012 इंडेक्स। ठीक है, 2011 और 12 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग, अभी के इंडेक्स के अकॉर्डिंग नहीं है ये। ठीक है, डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट द हायर अमाउंट ऑफ for urban areas has been fixed because higher prices of many essential products in urban sectors। और ज्यादा यहाँ पे क्यों है, ज्यादा प्राइस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट के प्राइस रहते हैं ना वो बहुत ज्यादा हाई रहते हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। गाँव में चीजें सस्ती मिल जाती है, अर्बन में महंगी मिलती है, इस वजह से ये डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इन दिस वे इन द ईयर 2011-12 a family of 5 members living in rural areas and earning less than about 4080 per month will be below the poverty line। अगर मान लो कुछ पांच मेंबर्स का एक परिवार है, ठीक है, 2011 और 12 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग कोई फैमिली है जिसमें 5 मेंबर्स है और वो फैमिली के मेंबर 4080 रुपए से कम कमा रहा है, तो उसे पॉवर्टी लाइन के नीचे रखा जाएगा। ठीक है, अ सिमिलर फैमिली लिविंग इन द अर्बन एरियाज वुड नीड अ मिनिमम ऑफ ₹5000 पर मंथ टू मीट देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। वहीं अगर सेम ऐसी ही फैमिली शहर में रह रही है और वो 5000 रुपए पर मंथ कमा रही है, तो उसे सिर्फ बेसिक लाइन पर रखा जाएगा कि हाँ ये ठीक है, ये ना ही तो बिलो है ना ही अबव है, दैट फैमिली इज ऑन द मिनिमम लेवल। ठीक है, तो ये है इंडेक्स टू मेजर द पॉवर्टी। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली एवरी 5 years। ठीक है, जो मिनिमम पॉवर्टी इंडेक्स निकल कर आता है ना वो हर 5 साल में लिया जाता है बाय कंडक्टिंग सैंपल सर्वेस, जो कि सैंपल सर्वेस लेकर किया जाता है। और इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाती है, NSSO। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, however for making comparisons between developing countries and many international organizations like the World Bank use a uniform standard for the poverty line, that is minimum availability of equivalent of $1.90 per person per day in 2011। और ऐसे ही वर्ल्ड का भी निकाला जाता है। ठीक है, और यूएस का निकाला जाता है कि अगर कोई इंसान पर डे $1 कमाने के काबिल है, देन इट मीन्स वो पॉवर्टी लाइन के बिलो नहीं है, और अगर नहीं कमा पा रहा तो वो पॉवर्टी लाइन के बिलो है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉवर्टी एस्टिमेट्स। हम इसमें देखेंगे कि कैसे इंडिया में पहले जो पॉवर्टी इंडेक्स था ना 1993 और 1994 के टाइम पर, वो कितना था, ऑलमोस्ट 45%। ठीक है, वहीं 2004 और 2005 में कितना हुआ, 37%। पॉवर्टी रेशियो देखना कैसे घट रहा है। ठीक है, 2009 और 10 में कितना हुआ, 30%, और वहीं 11 और 12 में कितना हुआ, 22%। तो कितना ज्यादा रैपिड ग्रोथ हमने देखा। ठीक है, ऑलमोस्ट 15% का रैपिड ग्रोथ हमने इसमें देखा है। ठीक है, 15 to 25%। अब वहीं आप देख सकते हो, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल दैट देयर इज अ ग्रेट डिक्लाइन इन पॉवर्टी रेशियोज, कि यहाँ पे जो है ना पॉवर्टी रेशियोज में बहुत ज्यादा डिक्लाइन है। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन फर्दर कम्स डाउन टू अबाउट 22% इन 2011-12। ऑलमोस्ट 22% का डिस्पाइट ग्रोथ हम देख सकते हैं इन द पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा कम हुई है अगर हम 1993 से अब तक की बात करें तो। ठीक है, if the trend continues, period below the poverty line may come down to less than 20% in the next few years। और अगर इसी तरह इंडेक्स चलता रहा तो जो पॉवर्टी इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, और गरीबी जो देश में है ना वो खत्म भी हो सकती है। Although the percentage of people living under poverty declined in the earliest 2 decades, और हमने नोटिस भी करा है कि कैसे 2 दशकों में जो पॉवर्टी इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा कम हुआ है,
कौन कौन से में? 1973 से लेकर 1993 तक। The number of poor people declined from 407 million in 2004-2005। अब देखो पुअर पीपल कितने ज्यादा डिक्लाइन हुए, 407 मिलियन लोगों की आबादी में, जो कि 2004 से लेकर 2005 में 407 मिलियन लोग गरीब थे। उसके बाद अब 2007 मिलियन लोग गरीब है, अगर बात करी जाए 2011 और 12 के इंडेक्स तक की, ठीक है, जिसमें कि हम देखेंगे एवरेज एनुअल डिक्लाइन ऑफ 2.2% ड्यूरिंग द ईयर 2004 टू 2005 से लेकर 2011-12 तक, ठीक है। हर साल 2.2% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है पॉवर्टी में, ठीक है, इन 10 सालों में। वल्नरेबल ग्रुप्स मैंने आपको बताया कि वो ग्रुप्स है जिन्हें हर बेनिफिट से दूर रखा जाता है, फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स। Among the economic groups, the most vulnerable groups are the rural agriculture, labor, households। कई सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट फैसिलिटीज से दूर रखा जाता है, ठीक है, उनको हम कहते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स। उन्हीं में से एससी और एसटी भी एक तरह की ग्रुप है, और एससी और एसटी में भी सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड होते हैं ना वो ये होता है लेबर्स, एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड, ठीक है, एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड, जो कि मतलब घर संभालते हैं या खेती बाड़ी का काम करते हैं या फिर लेबर का काम करते हैं, उन्हें और ज्यादा दूर रखा जाता है किसी भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द एवरेज पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर ऑल ग्रुप्स इन इंडिया इज 22। However, 43 out of 100 people belonging to scheduled tribes are not able to। अगर देखें ना, अगर हम ये देखें ना कि जो कितने ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि पॉवर्टी लाइन से बिलो है, तो वो है 22 ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि पॉवर्टी लाइन से बिलो है, ठीक है। 43 out of 100 पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट एबल टू। और अगर मान लो 100 लोग खड़े हैं, 100 के जितने भी लोग हैं ना वो सारे शेड्यूल्ड ट्राइब से हैं, तो उनमें से 43 लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, और उन्हें किस में कंसिडर किया जाता है? पुअर कास्ट में, ठीक है, या फिर पुअर लोगों में। 34% of casual workers in the rural areas and 29% of scheduled caste are also poor apart from these social groups। अगर देखा जाए ना जो कैजुअल वर्कर्स है गांवों में, उनमें से भी 34% लोग ऐसे हैं जो कि पुअर कैटेगरी में आते हैं, वहीं 29% शेड्यूल कास्ट के लोग भी ऐसे हैं जो पुअर कास्ट में आते हैं, ठीक है, जो कि गरीब है। इन पुअर फैमिलीज ऑल सफर बट सम सफर मोर देन अदर्स लाइक वुमेन, एल्डरली पीपल। गरीब घर में देखो हर कोई सफर करता है, ऐसा नहीं है कि एक तो भैया एकदम मौज में है, बढ़िया मस्त मजे ले रहा है और पूरी फैमिली ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं होता। गरीब फैमिली में सभी लोग इक्वली सफर करते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा सफर करता है ना वो होती है एक औरत। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ घर के कामों में रह जाती है, साथ ही साथ उन्हें पता नहीं कितना डोमेस्टिक वायलेंस भी झेलना पड़ता होगा फॉर कंटिन्यूइंग देयर फैमिली, ठीक है। तो एक तरह से जो एल्डरली होते हैं ना, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो खुद जाके कमा भी नहीं सकते, तो इस वजह से जो सबसे ज्यादा सफर करते हैं ना वो होते हैं एल्डर लोग या फिर एक वुमेन। नेक्स्ट है हमारा इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। अब हम देखेंगे कि कैसे कुछ कुछ तो स्टेट इतने ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा, और कुछ स्टेट इतने ज्यादा गरीब नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा हैड अबव ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल, ठीक है। अब ये सारी स्टेट जो है ना वो पॉवर्टी लेवल से अबव है, ठीक है। बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यू टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट्स विद पॉवर्टी ratios of 33.7% एंड 32.6% रिस्पेक्टिवली। लेकिन अब भी अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा गरीब स्टेट्स की, तो वो कौन सी निकल कर आएगी? बिहार और उड़ीसा। बिहार में जो पॉवर्टी रेशियो है वो है 33.7% और उड़ीसा में 32.6% लोग जो है वो गरीब है, ठीक है। इन कंपैरिजन देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। अगर हम देखें कि किसके पास जो मतलब पॉवर्टी डिक्लाइन किस स्टेट में सबसे ज्यादा हुआ है, किसी स्टेट में सबसे ज्यादा पॉवर्टी कम हुई है, तो वो स्टेट्स है केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और वेस्ट बंगाल। ये 6 स्टेट्स ऐसी है जिसमें पॉवर्टी लाइन बहुत ज्यादा कर गिरी है, ठीक है, गरीबी बहुत ज्यादा कम हुई है। स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी बाय इंट्रोड्यूसिंग टू द हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स। केरला, अब देखो पंजाब और हरियाणा में इसलिए गरीबी कम हुई है क्योंकि उनके एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई, उनकी खेती बाड़ी अच्छी होने लगी, इस वजह से। केरला ने किस पर फोकस करा? ह्यूमन रिसोर्स में। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, उन्होंने लोगों पे ज्यादा फोकस करा, जिस वजह से उनकी जो स्टेट है वो बहुत ज्यादा डेवलप होने लगी है। वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म सिस्टम आ गए थे और मेजर रिसोर्स मतलब मेजर स्टेप्स भी लिए गए थे पॉवर्टी कम करने के लिए। वहीं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या हुआ था? फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, लोगों में अनाज बांटा गया, जिस वजह से जो पॉवर्टी थी ना वो कम हुई थोड़ी सी, ठीक है।
ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, अब हम देखते हैं कि ग्लोबली में कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा गरीब है या क्या इंडेक्स चल रहा है। इन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, अगर साउथ एशिया कंट्रीज की बात करें हम, द डिक्लाइन हैज ऑल्सो बीन रैपिड 34% इन 2005 टू 16.2% इन 2013। देखो 2005 में कितनी परसेंट पॉपुलेशन गरीब थी, 34%। वहीं अगर 2012 की बात करी जाए, 2013 की बात करी जाए, तो कितनी परसेंट पॉपुलेशन गरीब बची है, 16.2% पॉपुलेशन, ठीक है। The number of poor has also declined significantly from 510 million to 274 million in 2013। अब हम देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा पॉपुलेशन जो गरीब थी वो अब गरीब नहीं है, ठीक है। पहले 510 मिलियन लोग गरीब थे 2005 तक, उसके बाद सिर्फ 274 लोग गरीब बचे हैं अगर बात करी जाए 2013 की, ठीक है। इन सब सहारन अफ्रीका poverty in fact declined from 51% to in 2005 to 41% in 2015। अगर साउथ अफ्रीका की बात करी जाए, सहारन सब अफ्रीकन मतलब अफ्रीकन रीजन की बात करी जाए, तो वहां पे भी 51% से लेकर अब 41% लोग गरीब बचे हैं। तो देखो 10 सालों में 10% रिडक्शन देखने को हमें मिला है। इन लैटिन अमेरिका द पॉवर्टी ऑफ द रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज आल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 10% फ्रॉम 2005 टू 4% इन 2015। यानी कि 10 सालों में कितना परसेंट रिडक्शन, 6% रिडक्शन गरीबी का, ठीक है, ये हमें देखने को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, कि गरीबी के कारण क्या क्या होते हैं, ठीक है। द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए थे तो तभी से बहुत ज्यादा गरीबी हो गई थी, क्योंकि वो बेसिकली आते थे, हम लोगों से काम करवाते, तो हम एक तरह से लेबर ही बन के रह गए थे उनके लिए, ठीक है। द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट ruined ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड डिस्करेज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लाइक टेक्सटाइल्स। अब क्या करा, ये जब हमारे देश में आए तो उन्होंने अलग अलग अपनी पॉलिसीज निकाली, जिससे हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम था ना हैंडीक्राफ्ट्स का, वो सब खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने टेक्सटाइल्स की जो मशीन थी वो सब रियून कर दी हमारी, ठीक है। दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लो ग्रोथ रेट इन इनकम। और इस वजह से क्या हुआ, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी वो भी खत्म हो गई, साथ ही साथ जो ग्रोथ रेट था इनकम का, वो भी खत्म हो गया, मतलब बहुत लो हो गया। दिस वॉज अकम्पनीड बाय हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इसके साथ ये तो बुरा चल रहा है, ठीक है, इसके साथ जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ती चली गई, ठीक है। तो अब देखना कितना ज्यादा बेकार सिनेरियो बन गया। उसके बाद द फेलियर एट बोथ द फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अब क्या हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो नहीं रही है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो इस वजह से क्या हुआ, पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, ठीक है। अब जो कंट्रोल था ना कंट्री का वो बहुत ज्यादा बेकार हो गया। With the spread of irrigation and the green revolution, many job opportunities were created in the agriculture sector। ग्रीन रिवोल्यूशन के आने की वजह से कई सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकी थी, किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब्स बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्ब ऑल द जॉब सीकर्स। हालांकि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में जॉब तो मिल रही थी, लेकिन ये जॉब में इतनी सैलरी नहीं मिल रही थी कि जो पर्सन है ना वो अपनी फैमिली को कंटिन्यूसली मतलब लाइक रन करवा सके, ठीक है, सही से चला सके। उसके बाद हाँ, उसके बाद 3, वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर इनकम इनइक्वालिटीज इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। अब देखो क्यों, अब ये हम देखेंगे कि इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी क्यों है इनकम में। सबसे ज्यादा मेन रीजन है कि लैंड रिसोर्सेज और अदर रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। किसी के पास जमीन बहुत ज्यादा है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, तो एक तरह से जिसके पास बहुत ज्यादा है ना उसके पास बढ़ती चली जाती है, और जिसके पास नहीं है उसके पास खत्म ही होती चली जाती है। द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर गेट्स पुअरर। अब क्या होता है, major policy initiatives like land reforms which aimed at redistribution of assets in rural areas must have not been implemented properly and effectively by most of the state government। अब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सही तरह से नहीं करी गई थी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिस वजह से पॉवर्टी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। द इंडस्ट्रीज बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब्स। जो इंडस्ट्रीज है ना वो जॉब्स तो प्रोवाइड करती है, ये आई गेस मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो सारी जॉब्स ना सारे फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं करती, ठीक है। जॉब मिल रही है लेकिन सैलरी इतनी नहीं मिल रही कि जो पर्सन है वो सारी नीड्स को फुलफिल कर पाए, ठीक है। Many other socio-cultural and economic factors are also responsible for poverty. In order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies, people in India, including the very poor, spend a lot of money, ठीक है।
अब हम क्या देखेंगे कि जो सोशल कल्चरल डिफरेंस है, ठीक है, उस वजह से भी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है ना वो बहुत ज्यादा डिग्रेड होती है। क्यों? हाँ हाँ, ऑब्जर्व ऑल, क्योंकि जो मोस्टली रिलीजियस सेरेमनीज होती है, ठीक है, वो उन सब में भी क्या है, पैसे बहुत ज्यादा लग जाते हैं, जो मतलब रिलीजियस सेरेमनीज हो गई या फिर और भी कई सारे काम होते हैं, जिस वजह से जो रिच है ना वो रिचर बनता जाता है और जो पुअर है वो पुअर बनता जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, रिलीजियस सेरेमनी में बहुत ज्यादा पैसा वो अपना खर्च कर देते हैं, जिस वजह से कंट्री जो पॉवर्टी इंडेक्स है वो राइज होता है। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन्हें एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए ना किन किन चीजों की जरूरत रहती है? सीड्स की, फर्टिलाइजर की या पेस्टिसाइड्स की। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स, दे बोरो, अनएबल टू रीपे बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इंडेप्टेडनेस। अब क्या होता है, अब उनके, क्योंकि गरीब फार्मर्स होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते ये सब खरीदने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो लेते हैं उधार। अब जब उधारी ले लेते हैं तो वो पे करने लायक तो उनकी कंडीशन होती नहीं है, जिस वजह से वो किसके बोझ के तले जब जाते हैं, वो तब जाते हैं इनडेप्टेडनेस के तले, ठीक है, यानी कि कर्ज के बोझ के तले। फिर उसके बाद वो इसे भी फुलफिल नहीं कर पाते। अब क्या होता है, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज। अब इंडिया डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो मेजर स्टेप वो लेना चाह रहे हैं वो यही लेना चाह रहे हैं कि कैसे हम अपनी कंट्री की पॉवर्टी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन टू प्लैंक्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, जो एंटी पॉवर्टी स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है ना वो यही चाहती है कि एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो और दूसरा एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, ठीक है, कि गरीबी कैसे कम हो सकती है, उसके लिए प्रोग्राम्स क्या क्या ले सकते हैं हम। सबसे अब हम पढ़ेंगे एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या क्या लिए गवर्नमेंट ने। सिंस द 1980s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। 1980 के टाइम से लेकर अब मतलब काफी टाइम तक इंडिया की जो ग्रोथ है ना इकोनॉमिक लेवल पर बहुत ज्यादा फास्टली हुई है, ठीक है। द ग्रोथ रेट जम्प फ्रॉम द एवरेज ऑफ 3.5% इन अ ईयर टू अबाउट 6.6% इन द ईयर 1990, ठीक है। 1970 से लेकर 1990 तक जो ग्रोथ रेट है ना वो अबाउट 6% बढ़ा है, ठीक है। द हायर द ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, और हायर ग्रोथ रेट की वजह से जो पॉवर्टी है वो बहुत ज्यादा कम हुई है, ठीक है। इस वजह से लोगों को एनकरेजमेंट मिलती है, स्कूल मतलब इस वजह से ना जो गवर्नमेंट एक तो पैसे खर्च कर रही है लोगों की हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, जिस वजह से लोग इंस्पायर होते हैं टू गिव फॉर द कंट्री। द पुअर may not be able to take direct advantage from the opportunities created by economic growth. Growth in the agricultural sectors is much below expectations. क्या होता है, जो पुअर होता है ना वो डायरेक्ट एडवांटेज नहीं ले पाता काफी सारी चीजों का, ठीक है। और दूसरी चीज, ग्रोथ जो होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कई बार ना जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं वो कम होती है, ठीक है, जिस वजह से पॉवर्टी रेट बढ़ते हैं, ठीक है, ये फैक्टर्स है पॉवर्टी रेट बढ़ने के। दिस हैज अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन पॉवर्टी एज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन विलेजेस एंड आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। कई सारे लोग होते हैं जो कि विलेज में रहते हैं और वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। और अगर उनकी जो फसल है वो सही से नहीं उग पाती तो इस वजह से या तो वो कर्ज के तले दब जाते हैं या फिर वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनके पास कुछ काम नहीं रहता। तो इस वजह से सबसे पहले एक्ट अगर निकली है वो है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इट एम्स टू प्रोवाइड 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड टू एंश्योर लिवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। 1/3 ऑफ द proposed jobs have been reserved for women। अब क्या होता है, ये लोगों को गारंटी देता है 100 दिन तक काम करवाने के लिए, ठीक है, कि 100 दिन तक कोई भी मेंबर आके काम कर सकता है, साथ ही साथ उन्हें वेजेस भी मिलेगी यानी कि सैलरी भी मिलेगी, ठीक है। और इस एक्ट में जो 1/3 सीट है वो किसके लिए रिजर्व है, वुमेन के लिए। उसके अलावा द स्कीम प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन, डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड, ठीक है। 4 करोड़ हाउस होल्ड को ये जो प्रोग्राम है वो बेनिफिट देता है। उसके अलावा द एवरेज वेज हैज इंक्रीज फ्रॉम 65 टू इन 2006-7 टू ₹132 इन 2013-14। अब देखो कई जो वेजेस है ना वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, पहले जो सैलरी मिलती थी वो मिलती थी 65 रुपए पर डे, अब कितनी मिलती है, 132 रुपीज पर डे। द रेंज ऑफ वेज रेट फॉर डिफरेंट स्टेट्स, अब डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज में जो रेंज जो वेज जो सैलरीज होती है ना उनके रेंज अलग अलग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल या तो वो 281 से लेकर रहेंगे 168 पर डे तक, ठीक है। जैसे कि हरियाणा में जो वेज रेट है वो है 281 पर डे, यानी कि हरियाणा के जो लोग इस एक्ट में शामिल होकर काम करेंगे ना उन्हें हर एक दिन के 281 रुपीज मिलेंगे। वहीं अगर कोई
बिहार या झारखंड का है तो उसे कितनी सैलरी मिलेगी, 168 रुपीज पर डे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्ट है हमारी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना 1993। इसमें ये था कि जो इसमें मतलब ये प्रोग्राम ये एम करता है कि ये ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा और लोगों को हेल्प करेगा कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये आया था 1995 में। इसमें ये था द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसमें ये प्रोग्राम हेल्प करता है कि जो लोग हैं ना वो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। साथ ही साथ a target for creating 25 lakh new jobs has been set for the program under the 10th 5-year plan। और इसमें ये टारगेट बनाया गया था कि जो 25 लाख नई जॉब्स निकल कर आएंगी, ठीक है, और 25 लाख जो जॉब्स है ना वो क्रिएट कर सकेंगे हम। और ये टारगेट कब था, मतलब किस प्लान के अकॉर्डिंग निकला था ये टारगेट, 10th जो प्लान निकल कर आया था। 5-year प्लान बनते हैं ना हमारी कंट्री में कि नेक्स्ट 5 years में हमें क्या टारगेट रख के चलना है, तो जो 10th ऐसा प्लान बना था ना, तो उस प्लान में एक ये टॉपिक भी शामिल था, टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, ये आया था 1999 में। इस प्रोग्राम में क्या था कि जो पुअर फैमिलीज है ना उन्हें पॉवर्टी लाइन से कैसे ऊपर लाया जा सकता है उसके स्टेप्स लिए गए थे। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये आई थी 2000 में। इसमें ये था कि कैसे एडिशनल सेंटर्स असिस्टेंस मतलब एडिशनल मतलब उन्हें असिस्टेंस दी गई थी गांव के लोगों को कि कैसे वो अपनी बेसिक सर्विसेज फुलफिल कर सकती है। ठीक है, या फिर वो कैसे अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकती है। ठीक है, और इसमें जो है ना इस योजना में लोगों की प्राइमरी हेल्थ पे फोकस किया गया था, उनके एजुकेशन पे और उनके शेल्टर यानी कि घर पे, उनके पीने वाले पानी में, साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन, इन सब का ध्यान रखा गया था इस योजना के तहत। ठीक है, ताकि लोगों को अपनी जो बेसिक नीड्स है ना वो सही से मिल पाए। नेक्स्ट है चैलेंजेस फॉर पॉवर्टी। अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस है पॉवर्टी के। ठीक है, गरीबी के क्या क्या चैलेंजेस है। द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड। जो इन प्रोग्राम्स के जो रिजल्ट आए ना वो मिक्स आए। ठीक है, कुछ तो ये फायदेमंद है और कुछ ये नॉर्मल है। One of the major reasons for less effectiveness is the lack of proper implementations and right targeting। और क्यों ऐसा रिजल्ट आया है, क्योंकि इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो तरीके से नहीं करी गई है। उसके अलावा मोर ओवर देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स। और कई बार ना ऐसा हुआ है कि जो स्कीम्स है वो बार बार रिपीट हो चुकी है, मतलब स्कीम्स मतलब नाम अलग अलग है लेकिन स्कीम सब में सेम है। तो बार बार अगर आप एक ही चीज पे फोकस करोगे तो और फैक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस होंगे, है ना। तो इसीलिए हर योजना का एक अपना अपना डिफरेंट स्कीम आइडिया होना चाहिए। Despite good intentions, the benefits of these schemes are not fully reached to the deserving poor। और कई बार ऐसा होता है कि जो पुअर एक्चुअल में पुअर लोग हैं ना वो तो इस चीज का फायदा उठा ही नहीं पाते, उससे पहले अमीर लोग जो होते हैं ना वही उसका फायदा उठा लेते हैं। Therefore, the major emphasis in the recent year is on poor monitoring of all the poverty alleviations program। और पुअर मॉनिटरिंग की वजह से यानी कि अच्छी तरह देख रेख नहीं की जाती इन योजना के ऊपर, या फिर योजना को कैसे इंप्लीमेंट करना है सही तरीके से नहीं किया जाता। इस वजह से जो एक्चुअल में लोग गरीब लोग हैं ना वो इस चीज का फायदा नहीं उठा पाते। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा कैसे पॉवर्टी हमारे देश के लिए एक चैलेंज बन के रह चुका है। ठीक है, कैसे गरीब जो एक्चुअल में लोग गरीब है ना वो अब भी गरीब ही है। ठीक है, नो मैटर गवर्नमेंट ने कितने स्टेप्स लिए हैं पर सही इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई उन स्टेप्स की। इस वजह से जो गरीब थे ना कल वो आज भी गरीब है और जो रिच है वो टाइमली रिचर होते जा रहे हैं। ठीक है, गरीब को चांस ही नहीं मिला अपने आप को स्टैंड आउट करने का। ठीक है, तो इस वजह से इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है यानी कि मेन मैसेज है वो यही है कि राइट इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट और कैसे गवर्नमेंट फोकस कर सकती है लोगों की प्राइमरी हेल्थ पर। ठीक है, अगर हेल्थ और एजुकेशन पे गवर्नमेंट प्राइमरी फोकस करेगी तो जो लोग हैं ना वो डेवलप हो पाएंगे और खुद को अपने आप को ना पॉवर्टी लाइन के ऊपर ला पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह क्लियर होगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर टुडेस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।